हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सब्जेक्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इसकी हम यूनिट 5 यानी कि चैप्टर 5 करने वाले हैं, उत्तर आधुनिकतावाद। इसको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ध्यान से देखना है। और ये जो टेलीग्राम चैनल है हमारा एकलव्य स्नातक 1, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तो आपको बहुत ध्यान से, ठीक है, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाए टाइम पे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम पे जाके, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, क्या करता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया है। राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है ये भी हम वैसे पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम टॉपिक पे चलेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? राजनीतिक सिद्धांत ये काम करते हैं कि समाज में क्या हो रहा है हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। जो राजनीतिक सिद्धांत जिस समय में बनाया गया था या जिस समय का है, तो उस समय में समाज क्या होता था, समाज में क्या व्यवस्था होती थी, हमें उस समय के राजनीतिक सिद्धांत से पता लग जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत समाज में क्या हो रहा है ये बताता है। लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, फैसला कैसे लेते हैं लोग, ये भी हमको बताता है। कौन सा नियम या विचार है जो कि सही है, ये हमें राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं, ठीक है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे जो बड़े बड़े विचार हैं, इसका रियल में मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ये हमको राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत हमारी जो सोचने का जो नजरिया है, हमारा जो पॉलिटिकल एनालाइज है, उस एनालाइज करने का तरीका है, उसको भी बदलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो कैसे काम करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत को अगर हम देखें तो सबसे पहले वो किसी समस्या या किसी विचार को देखता है, ठीक है। यानी राजनीतिक सिद्धांत के जरिए हम किसी समस्या या किसी विचार को देखते हैं, फिर उसके बारे में हम अलग अलग नजरिए से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। फिर इतिहास, समाज और लोगों की जो सोच है, जो नियम है, जो अनुभव है, इसका अध्ययन किया जाता है। इस नजरिए से मतलब प्रॉब्लम को देखा जाता है, और फिर समझा जाता है कि कौन सा सिद्धांत है जो उस स्थिति को यानी उस प्रॉब्लम को या उस घटना को सही तरीके से सॉल्व कर सकती है, ठीक है, जिसके जरिए हम सही तरीके से उसको समझ सकते हैं। ये चीजें हमको राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर अब बात करते हैं परिभाषा की, ठीक है। परिभाषा यहाँ तक जो हम पढ़ रहे थे, ये वैसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम हमारे उसमें टॉपिक में था, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम अच्छे से डिटेल में जान चुके हैं। हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है, ठीक है, हमको इसको समझना है तो हमें ये मानना होगा कि दुनिया को देखने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि दुनिया को जो हम देखते हैं, ठीक है, एक ही तरीके से हम दुनिया को नहीं देख सकते हैं। ये मार्क्सवाद की आलोचना करता है, ये उदारवाद की आलोचना करता है, समुदायवाद की आलोचना करता है, सभी सिद्धांतों की आलोचना करता है, ठीक है। ये सभी सिद्धांतों की आलोचना करता है, कहता है कि सारे सिद्धांत जो है वो गलत हैं, ठीक है। दुनिया को किसी एक तरीके से नहीं देखा जा सकता है। जो पुरानी सोच थी, यानी कि जो उत्तर आधुनिकतावाद से पहले जो था वो आधुनिकतावाद आया था, ठीक है। तो आधुनिकतावाद जो था, जो पुरानी सोच थी, वो ये मान के चलती थी कि सिर्फ एक ही सच होता है, ठीक है, एक ही सच होगा, वो दुनिया पे लागू किया जा सकता है। पहले आधुनिकतावाद में ऐसा माना जाता था, लेकिन आधुनिकतावाद के बाद उत्तर आधुनिकतावाद आया, उसने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद इस तरीके से नहीं मानता है, बल्कि ये कहता है कि इस एक से अधिक सच सच या सत्य हो सकते हैं। तो देखिए, ये कहते हैं कि दुनिया में जो कई सच हो सकते हैं, हर व्यक्ति, हर समाज, हर संस्कृति सब चीजों को अपने अनुभव यानी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार देखते हैं, और इसलिए सभी का सच जो है वो अलग हो सकता है। बिल्कुल सही है। इनका कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का नजरिया अलग है, समाज भी अलग तरीके से देखता है। हर कल्चर को देखोगे, सभी की संस्कृतियां भी अलग है, कल्चर भी अलग है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि एक ही चीज सच हो सकती है? सबका देखने का नजरिया भी अलग होता है, ठीक है। तो हमें जो तय धारणाएं हैं, जो पहले से धारणाएं चली आ रही है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये कहता है कि जो पुरानी धारणाएं हैं उसको छोड़ो, यानी पहले से बनाई गई जो कठोर मान्यता है उससे उसको हटाकर खुली और लचीली सोच अपनानी चाहिए। ये इसके बारे में हमको बताता है, तो ये हमें समझना था यहाँ पे, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद जो होता है, इसका उद्देश्य क्या है ये समझना है। तो इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति खुलकर सोचने का मौका देती है, ठीक है। यानी हर व्यक्ति जो पुरानी धारणाएं हैं उससे ना सोचे, पुराने नजरियों से ना सोचे, बल्कि खुलकर हर चीज के बारे में सोचें, ठीक है।
चीजों को एक से अधिक नजरिए से देखें, यानी एक से अधिक नजरियों से देखना है, और ये मानना है कि हर अनुभव अपनी वैधता यानी हर अनुभव की अपनी सत्यता होती है, उसको एक ही नजरिए से हमको नहीं देखना है। इसके अलावा किसी भी बात को अंतिम या पूर्ण सत्य मानकर भी हमको नहीं चलना है, ठीक है। कई उसके अर्थ हो सकते हैं, तो कई उसके सत्य हो सकते हैं, तो हमको एक ही चीज को मानकर नहीं चलना है। जो मार्क्सवाद आपको जैसे वर्ग संघर्ष बताता है, उदारवाद आपको व्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है, तो ये केवल उतने पे नहीं रुकते, ये उसको और अलग नजरिए से देखने के लिए कहते हैं, यानी उस प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। फिर ये विचार जो है वो किन क्षेत्रों में उपयोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सोच जो है, ठीक है, ये सोच जो है कई क्षेत्रों में हमको दिखाई देती है। आपको राजनीति में, आपको लिटरेचर यानी साहित्य में, आपको कला में, आपको समाजशास्त्र में, आपको एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है, संस्कृति और मीडिया, इन सभी जगह पे आपको ये विचार दिखेगा, यानी हर जगह आपको ये विचार दिखेगा। पॉलिटिक्स में भी आपको ये विचार दिखेगा कि पॉलिटिक्स भी किसी एक चीज के बारे में एक ही नजरिए से नहीं सोचती है, उसको अलग अलग नजरिए से सोचा जाता है, उसका एनालाइज किया जाता है। ऐसे लिटरेचर को भी अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, ठीक है। तो हर कहानी, हर अनुभव और हर दृष्टिकोण जो होता है वो सभी इनके नजरिए में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ये हर चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसको 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ठीक है। जब हम उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांट कर पढ़ेंगे। देखो, उत्तर आधुनिकतावाद से पहले आप ये समझिए कि पहले आधुनिकतावाद आया था, ठीक है। पहले एक विचार आई थी आधुनिकतावाद। इस विचार में क्या कहा जाता था, इसमें यह माना जाता था कि सब जो सत्य होगा वो फैक्ट पे आधारित होगा, ठीक है, विज्ञान पे आधारित होगा, लॉजिक यानी तर्क पे आधारित होगा, वही सच होगा, ठीक है, और एक ही सच होता है, ऐसा आधुनिकतावाद मानते थे। लेकिन इसके बाद आता है उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद जब आया तो उसने कहा कि केवल तर्क, केवल फैक्ट, केवल विज्ञान से हम एक सच नहीं मान सकते, क्योंकि सबका नजरिया अलग है, सबकी संस्कृति अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है। तो ऐसे में, ठीक है, ऐसे में एक ही चीज को हम सच नहीं मान सकते, हमें बहुत अलग अलग नजरियों से देखना होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इसे हम 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है समाजशास्त्रीय अर्थ में देखेंगे, फिर साहित्य के अर्थ में देखेंगे, फिर इसको हम दर्शन, इतिहास और संस्कृति, इसके नजरिए से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजशास्त्रीय अर्थ में। तो समाजशास्त्रीय अर्थ में अगर हम देखें तो ये बताता है कि आज का समाज जो है वो कैसे बदल रहा है, ठीक है, समाज में आज के समय में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। समाज पहले की तरह केंद्र से नियंत्रित नहीं होता। पहले समाज किससे होता था, केंद्र से नियंत्रित होता था। अब केंद्र का मतलब यहाँ पे क्या है, केंद्र का मतलब है, मान लो कोई राजा है, राजा जो है वो केंद्र में होता था, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था, उस वही सारे डिसीजन लेता था, उसके बनाए गए फैसले को ही पूरी प्रजा को मानना होता था। तो इसको कहा जाता है कि पहले जो समाज था वो केंद्र से चलता था, ठीक है, केंद्र से कंट्रोल होता था। अब केंद्र से कंट्रोल नहीं होता है, अब सरकारें हैं और लोग पहले के मुकाबले क्या हो गए हैं, लोग पहले के मुकाबले ज्यादा जागरूक हो गए हैं, ठीक है। तो अब पहले की तरह नहीं होता, अब समाज जो है वो छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे नेटवर्क में और विभिन्न जो विचार हैं उन सब चीजों से मिलकर समाज बनता है। पहले के जैसा समाज भी नहीं रहा है, अब समाज में भी काफी ज्यादा बदलाव आ गए। यानी समाज एक जैसी सोच से हटकर विविध सोच की ओर बढ़ता है, ठीक है। एक जैसी सोच पहले होती थी, अब उससे हटकर समाज जो है वो बिल्कुल अलग सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे उत्तर आधुनिकतावाद है, ये बिल्कुल अलग विचारधारा है, मार्क्सवाद अलग विचारधारा है, उदारवाद अलग विचारधारा है। तो जब आप देखोगे तो समाज अलग अलग नजरियों से सोचने लगा है। फिर बात करेंगे साहित्य में, साहित्य के नजरिए से देखिए तो साहित्य में ये एक नई कहानी कहने की शैली है, यानी शैली का मतलब स्टाइल होता है, तरीका होता है। यानी साहित्य के नजरिए से देखें तो ये एक नया कहानी या नई कहानी कहने का एक तरीका है, ठीक है। ये सीधी रेखीय कहानी की बजाय टूटी फूटी गैर रेखीय और गैर रेखीय कहानी दिखाती है। कहने का मतलब है कि इसमें सीधा सीधा नहीं बताया जा रहा है आपको किसी चीज के बारे में, बल्कि आपको थोड़ा घुमा फिरा के आपको कहानी तक ले जाया जाता है, किसी बात, किसी विचार तक ले जाया जाता है, ठीक है। इसमें कई अलग अलग शैली यानी कई अलग अलग तरीके हैं इसमें, और अलग अलग विषय जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ये ऊंची यानी जो लाइट वर्ग होता है और जो आम वर्ग होता है, जो आम संस्कृति होती है, उसकी सीमाओं को भी तोड़ने का काम करता है, ठीक है। जो ऊंचा वर्ग है, उच्च वर्ग है, और जो आम वर्ग है, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको तोड़ने का भी काम क्या करता है, ये करता है। नेक्स्ट है दर्शन, इतिहास और संस्कृति में, ठीक है।
तो अगर हम दर्शन के यानी फिलोसफी के नज़रिए से देखें, इतिहास यानी हिस्ट्री के नज़रिए से देखें, संस्कृति यानी कल्चर के नज़रिए से देखें, तो क्या दिखेगा हमको? तो ये कहते हैं कि ये प्रकृति, शक्ति, स्वतंत्रता, व्यक्तित्व के बारे में नई आलोचनात्मक सोच को दिखाता है। ठीक है, ये हर चीज के बारे में आपको एक नई सोच के बारे में दिखाएगा। ये जो पुराने कठोर विचार होते थे, जो पुराने नियम होते थे, उसकी ये आलोचना करते हैं, यानी पुराने नियमों को, पुराने तरीकों को ये सही नहीं मानते हैं। ये प्रगतिशील यानी जो बदलते हैं, जिसमें चेंज आता है, और जो तर्कपूर्ण होता है, ऐसे सवालों को उठाते हैं। ठीक है, ये बताता है कि हर चीज को एक ही नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं आपको, हो सकता है आपको शायद ये पढ़ने में उतना अच्छे से ना समझ में आए, मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। मार्क्सवाद देखिए, मार्क्सवाद क्या है? आप कहीं पे भी मार्क्सवाद की विचारधारा को पढ़ोगे तो वो समाज को एक ही नजरिए से देखता है। वो कहता है समाज में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है। अमीर वर्ग जो होता है, पूंजीपति वर्ग जो होता है, वो शोषण करता है, कंट्रोल करता है गरीबों को। फिर एक समय ऐसा आता है, गरीब जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, आंदोलन कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यानी मार्क्सवाद का एक नजरिया है किसी चीज को देखने को। वो जब भी देखेगा तो अमीर गरीब के रूप में देखेगा, वर्ग के रूप में देखेगा। तो दूसरी तरफ अगर मैं उदारवाद की बात करूं, तो उदारवादी जो होगा उसका एक अलग नजरिया होगा। वो हमेशा व्यक्ति को केंद्र में रख के सोचेगा, वो हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेगा, वो व्यक्ति की समानता की बात करेगा, वो व्यक्ति के अधिकारों की बात करेगा, वो व्यक्ति के न्याय की बात करेगा। तो उसका एक अलग नजरिया हो गया। ठीक है, वो बिल्कुल उसी तरीके से सोचेगा। फेमिनिस्ट को ले लो, फेमिनिज्म को ले लो, कोई नारीवाद है तो वो नारीवाद समाज में किसी समस्या को देखेगा तो वो अलग नजरिए से देखेंगे। नारीवाद वाले वो क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे कि कैसे भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ कैसे भेदभाव होता है, महिलाओं को कैसे दबाया जाता है, यानी उनकी एक सोच, एक दायरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये है ना उत्तर आधुनिकतावाद, ये इस तरीके से नहीं देखता, बल्कि ये हर चीज को बहुत अलग नजरिए से देखता है। ठीक है, उसको प्रगतिशील तरीके से देखता है, उसको लॉजिक के साथ देखता है, और वो किसी एक चीज को सत्य नहीं मानता, हर चीज को संदेह से देखता है, शक की नजरों से देखता है। तो ये है बिल्कुल नया तरीका जो आप उत्तर आधुनिकतावाद में पढ़ते हो। ठीक है, अब बात करेंगे ऐतिहासिक विकास की। तो ऐतिहासिक विकास में आपको आधुनिकता से असहमति के कारण जन्म आधुनिकता कहती थी। ठीक है, यानी आधुनिकता से असहमति के कारण जन्म हुआ है इसका, क्योंकि आधुनिकतावाद जो था उसमें कुछ ऐसी कमियां थी। उसको वो केवल फैक्ट की बात करती थी, केवल साइंस की बात करती थी। इसकी वजह से ये असहमत थे। ठीक है, कुछ लोग असहमत थे, जिसके कारण इस विचारधारा का जन्म हुआ है। ठीक है, तो आधुनिकता क्या कहती थी? आधुनिकता कहती थी कि मनुष्य जो है तर्क से यानी लॉजिक से हर समस्या को सुलझा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तर्क से सुलझा लेगा। वैज्ञानिक ज्ञान ही सबसे बड़ा सच है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा वो वैज्ञानिक ज्ञान को महत्व देते थे। प्रगति जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, नकारात्मक कभी नहीं होगी, ऐसा ये मानते थे। समाज को केंद्र से नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा ये मानते थे। इस चीज में कुछ कमियां थी, और इन कमियों के कारण ही ये जो आधुनिकतावाद था ये नहीं आया। इसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद आया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लोग उस अलग नजरिए से भी समझने लगे चीजों को। ठीक है, तो यही आपको बताया जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि समाज जो है वो केंद्र से नियंत्रित किया जा सकता है, इनका कहना है। ठीक है, समाज जो है केंद्र से नियंत्रित किया जाता है, पहले किया जा सकता है। पहले की जो आधुनिकता वाली विचारधारा थी वो ऐसा मानती थी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत सारे नुकसान हुए। शीत युद्ध के दौर में देखें तो दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। तो उसकी वजह से भी पूरी दुनिया डर में रहती थी, कहीं इनके बीच में कोई युद्ध ना हो जाए और फिर वो विश्व युद्ध में ना बदल जाए। उपनिवेशवाद आया, फिर उसके उपनिवेशवाद का विरोध के लिए बहुत सारे आंदोलन चले। समाज में आर्थिक असमानताएं रही, यानी ये सारी समस्या रही। तो ऐसे में इन सब ने क्या दिखाया? इन सब ने ये दिखाया कि आधुनिकता के दावे जो थे वो हमेशा सही नहीं हुए। तो आधुनिकता क्या कहता था कि हर प्रॉब्लम को हम लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, विज्ञान के नजरिए से सॉल्व कर सकते हैं, तर्क के नजरिए से उसको सुलझा सकते हैं, ऐसा आधुनिकता कहता था। तो अगर आधुनिकता सच में इतना सही था तो ये प्रॉब्लम्स जो है ये क्यों हुई? ठीक है, कुछ ना कुछ उस सिद्धांत में कमियां थी, तभी तो ये सिद्धांत उतना सफल नहीं है। तभी तो एक नया सिद्धांत आया जिसको उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझना था। तो यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद जो कि बाद में आया था, उससे पहले आधुनिकतावाद आया था। आधुनिकतावाद में कुछ कमियां थी, इसी कारण से उत्तर आधुनिकतावाद का जो सिद्धांत है वो आया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझना था, पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद देखते हैं कि ये जो आधुनिकता है, ठीक है, जिसको आधुनिकतावाद कहा जाता है या आधुनिकता कह लो आप,
तो इसकी सीमाओं की आलोचना, यानी इसकी कुछ लिमिटेशन थी, कुछ कमियां थी, इसकी आलोचना करी है। किसने करी आलोचना? उत्तर आधुनिकतावाद ने। क्या कहता है उत्तर आधुनिकतावाद, ये समझिए। तो उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि दुनिया का एक ही सच्चा ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया का एक सच्चा ज्ञान हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जो कि आधुनिकतावाद मानता था, लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता है। ये कहता है कि हर व्यक्ति, हर समूह का अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस जो होता है, वो अलग होता है। ठीक है, इसलिए कई तरह के सच हो सकते हैं, और इसलिए ये आधुनिकता की जो एक सच वाली जो थ्योरी थी, एक सच वाली जो सोच थी, उसका ये खुलकर विरोध करता है, उसको ये सही नहीं मानता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, बिल्कुल भी इसमें मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको समझ में ना आए, बिल्कुल आसान है। यानी पहले एक विचारधारा थी, बाद में एक विचारधारा आई। आधुनिकतावाद कहता था कि एक सच हो सकता है, उससे दुनिया चल सकती है, लेकिन ये इस चीज को मानते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो अब कुछ प्रमुख विचारकों के बारे में देखेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है प्रमुख विचारक, उसके बाद ये आगे का मेन जो टॉपिक है वो शुरू होने वाला है। तो प्रमुख विचारक में अगर हम देखें, तो कुछ प्रमुख विचारक थे जिन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद की जो सोच थी उसको बढ़ावा दिया। उसमें नाम आता है मिशेल फूको का। मिशेल फूको के बारे में हम इससे पहले की यूनिट में भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो यूनिट देख लिया है तो वहां पे भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। फिर एक विद्वान है जिनका नाम है डेरिडा, इनके विचार भी हम समझेंगे। और एक विद्वान है जिनका नाम है जीन फ्रांकोइस लियोतार्द। ठीक है, ये जो लियोतार्द जो ये विद्वान है, इनके विचारों को भी समझेंगे हम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फूको। ये आप देखोगे इनका नाम है मिशेल फूको। ठीक है, मिशेल फूको जो थे, इन्होंने सत्ता और ज्ञान के संबंध को समझाया है कि सत्ता क्या है, और उसके ज्ञान, सत्ता और ज्ञान के बीच में रिलेशन क्या है, उसको इन्होंने समझाया है। ये बताते हैं कि ज्ञान जो है, ठीक है, वो राजनीति से प्रभावित होता है। यानी ज्ञान जो है वो राजनीति से प्रभावित होता है, जिस देश की जैसी राजनीति होगी उसी से कहीं ना कहीं उस देश में जो ज्ञान है वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके के विचार दिए हैं। इसके बाद डेरिडा एक विद्वान थे, आप देख सकते हैं उनको। तो जो डेरिडा थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि भाषा और अर्थ कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं होते हैं। जो मतलब एक भाषा जो है उसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, शब्द है, कोई शब्द है, कोई वर्ड है, उसका अर्थ हो सकता है आज कुछ हो, आज से 50 साल बाद उसके अर्थ में चेंज आ सकता है, हो सकता है आज से 100 साल पहले उसके अर्थ में कुछ बदलाव हो रहा हो। तो ये कहते हैं कि भाषा और अर्थ में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, वो कभी भी स्थिर या फिक्स नहीं होता है। ठीक है, हर लिखी हुई चीज के कई मतलब निकल सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, उसके एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कौन मानते हैं? डेरिडा मानते हैं। यानी ये भी कहते हैं कि कोई एक सत्य नहीं है, कोई एक चीज फिक्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो ये आधुनिकतावाद का विरोध करते हैं। फिर तीसरे विद्वान है, इनका नाम है लियोतार्द। लियोतार्द क्या कहते हैं समझिए, ये कहते हैं कि बड़े बड़े सिद्धांतों पर इन्होंने सवाल उठा दिए हैं। इन्होंने कहा है कि कोई भी सिद्धांत पूरी तरीके से पूरी दुनिया पे लागू नहीं हो सकता। इन विचारों ने ज्ञान, सत्य और पहचान के बारे में एक नई सोच दी। अगर आप कहोगे कि उदारवाद से पूरी दुनिया चल जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहोगे मार्क्सवादी विचारधारा से पूरी दुनिया चल जाएगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो पहले के राजनीतिक सिद्धांत थे वो पूरी दुनिया पे लागू नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का इन्होंने खंडन कर दिया था, और इन्होंने सीधा सीधा ये कहा था कि कोई भी एक ऐसा परफेक्ट सिद्धांत आज तक नहीं बना है जो पूरी दुनिया में लागू हो सके। तो ये आधुनिकतावाद जो है उसके बारे में हमको जानकारी देता है। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया है। अब बात करेंगे इनके राजनीतिक प्रभाव के बारे में, कि ये जो उत्तर आधुनिकतावाद है इसका राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां पे आपको डिटेल में एक एक चीज समझाता हूँ। अब हम इसके राजनीतिक जो प्रभाव हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है, इसने उदारवाद और मार्क्सवाद जैसी जो परंपरागत सिद्धांत थे उनको चुनौती दे दी। यानी कि पहले से जो उदारवाद चला आ रहा था, जो मार्क्सवादी विचारधारा चल रही थी, इसने सीधा क्या करा, उसको चुनौती दे दी। ठीक है, चैलेंज कर दिया। तो उत्तर जो आधुनिकतावाद है, ये कहता है कि ये सिद्धांत जो है समाज को एक नजरिए से देखते हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत है समाज को कैसे देखते हैं, एक नजरिए से देखते हैं। लेकिन समाज जो है ना, हमेशा कई तरह के अनुभव होते हैं, उसको एक ही नजरिए से समाज को नहीं देखा जा सकता है। उदारवादी और मार्क्सवादी जो जिस तरीके से देखते हैं वो गलत तरीका है। ऐसा कौन कह रहा है? उत्तर आधुनिकतावाद वाला जो सिद्धांत है वो कह रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि इसने सामाजिक बदलावों, वर्गों, जाति, लिंग, पहचान आदि पर नई चर्चाएं शुरू की।
क्योंकि जब उत्तर आधुनिकतावाद आ जाता है तो जब सीधी सीधी बात ये हो जाती है कि भाई सत्य एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, कई चीजों का अर्थ जो होता है वो एक से ज्यादा हो सकता है, तो फिर दोबारा से चर्चा शुरू होने लगी वर्ग व्यवस्था पे, जाति व्यवस्था पे, लिंग पर, पहचान पर, इन सब चीजों पर। तो संस्कृति और शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव है, इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उत्तर आधुनिक जो विचार है, ठीक है, इस सोच ने, इस विचार ने लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करा है। कैसे प्रभावित करा है? इसने शिक्षा में विविधता का महत्व बताया है कि अगर शिक्षा में वैरायटी होगी, ठीक है, तो वो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिर ये कला की बात करते हैं, साहित्य और वास्तुकला में जो नए नए प्रयोग हैं उसकी बात करते हैं कि कला में, साहित्य में, वास्तुकला में जो नए प्रयोग हैं वो करवाए। फिर स्थानीय जो संस्कृतियां थी, जो लोकल कल्चर हुआ करता था और जो उनके एक्सपीरियंस होते थे, उसको इन्होंने महत्व देना शुरू करा, ठीक है। यानी संस्कृति को, परंपरा को, कल्चर को इन्होंने इग्नोर नहीं करा बल्कि उसको महत्व दिया है। जो ऊंचे हैं यानी जो एलाइट वर्ग होता है और जो निम्न है, ठीक है, जो पॉपुलर है, वो इस संस्कृति के बीच में इन्होंने क्या करा, अंतर कम कर दिया। पहले क्या होता था, इनके बीच में बहुत अंतर होता था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में, लेकिन ये अंतर उत्तर आधुनिकतावाद के विचार आने के बाद ये क्या हो गया, पहले के मुकाबले कम हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्रमुख विचार पे। तो कोई भी एक सिद्धांत या कोई भी एक कहानी दुनिया का पूरा सच नहीं बता सकती है, ये उत्तर आधुनिकतावाद कहता है, ठीक है। अब आप जैसे, इन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना करी है, ये कह रहे हैं कि मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष होता है, दुनिया में ऐसा ऐसा होगा, क्रांति हो जाएगी, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जाती है, लेकिन क्या सब जगह ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। उदारवाद जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बहुत ज्यादा बात करता है, क्या हर जगह ये पॉसिबल हो पाया? नहीं हो पाया, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे हैं उत्तर आधुनिकतावादी कि कोई भी एक बड़ा सिद्धांत या कोई भी एक कहानी, एक नैरेटिव कभी भी पूरी दुनिया के लिए वो सच नहीं बता सकता है, ठीक है। हर जगह दुनिया में अलग अलग माहौल है, हर जगह अलग व्यवस्था होती है। तो कहने का इनका मतलब है कि पूरी दुनिया को समझाने वाला एक ही सच नहीं होता है और ना हो सकता है। अलग अलग लोग, अलग अलग समाज है, अलग अलग लोगों के अनुभव हैं, ठीक है, तो सबके अपने अपने सच है। तो ऐसे थोड़ी होगा कि आप एक ही थ्योरी को पूरी दुनिया में लागू कर दो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर ये कहते हैं कि इसलिए उत्तर आधुनिकतावाद जो है उन बड़े दावों पे संदेह करता है जो कहते हैं कि सभी परिस्थितियों में ये चीज सही है। तो ये बिल्कुल उस पे संदेह की नजरिए से देखता है। ये कहता है कि मार्क्सवाद को पूरी दुनिया में लागू नहीं किया जा सकता, उदारवाद पूरी दुनिया में आपको नहीं मिल सकता, ठीक है, कोई भी एक चीज हर जगह लागू नहीं हो सकती है। अब देखते हैं भाषा और अर्थ जो कि स्थिर नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है, डेरिडा जो है इन्होंने कहा है कि भाषा और अर्थ जो है वो फिक्स नहीं होते हैं। डेरिडा ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि शब्द जो होते हैं उसका अर्थ भी क्या होता है, समय के साथ बदलता रहता है। कोई भी वाक्य केवल एक ही अर्थ नहीं देता, एक वाक्य यानी एक सेंटेंस के एक से ज्यादा अर्थ भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो भाषा जो होती है वो कभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होती है, यानी एक अर्थ नहीं होता है, ठीक है, कई अर्थ हो सकते हैं। तो यही उत्तर आधुनिकतावाद भी बताता है कि जो जीवन का सत्य है, ठीक है, जो जिस फैक्ट की बात करते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। फिर मेटा कथाओं पर सवाल। तो इसमें हम देखेंगे पुरानी जो सोच है और आधुनिकता जो है वो क्या कहती है, इसको देखते हैं। पुरानी सोच यानी जो आधुनिकता, अभी मैंने आपको बताया था ना, आधुनिकवाद और एक उत्तर आधुनिकतावाद, ये दोनों अलग अलग है। आधुनिकतावाद जो था वो पुरानी सोच थी। इसमें क्या बात होती थी, इसमें तर्क और विज्ञान यानी दुनिया को समझने का एक लौता तरीका जो होता था वो फैक्ट होता था, लॉजिक होता था, ठीक है, उसमें साइंस के नजरिए से उसको समझा जाता था। इतिहास की एक तय दिशा होती थी, प्रगति हमेशा सही है ऐसा माना जाता था। लेकिन फूको और डेरिडा है, इन विचारकों ने क्या कहा, इन्होंने इस चीज को नहीं माना है, ठीक है। ये कहते हैं कि ज्ञान और सच जो है हमेशा शक्ति, इतिहास और समाज से प्रभावित होता है, जो कि सही है। कोई भी ज्ञान जो है वो बिल्कुल शुद्ध नहीं हो सकता और वो सर्वमान्य भी नहीं हो सकता, यानी कोई भी ज्ञान बिल्कुल सही नहीं हो सकता और जरूरी नहीं है कि उस ज्ञान को सब जगह माना जाए, सभी उसको माने। हर बात जो है कई संदर्भों से जुड़ी होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते हैं हर बात के। इसलिए जो उत्तर आधुनिकतावाद है ना, वो सच को कई हिस्सों में समझने की बात करता है, ठीक है, एक ही सच को वो कभी भी नहीं मानता है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुलता विविधता, ठीक है, और बहुवचनता जो है इस पे जोर। यानी उत्तर आधुनिकतावाद क्या कहता है, ये कहता है कि दुनिया में बहुत विविधता है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। आप पूरी दुनिया में चले जाओ, आपको अलग अलग धर्म के लोग मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग वर्ग में बटे लोग मिलेंगे, उनके विचार अलग आपको मिलेंगे, ठीक है, उनकी प्रथाएं, उनका जो
त्योहार है, उनके जो फेस्टिवल मनाने का तरीका है, उनके जो कल्चर है, उनकी संस्कृति, उनकी आवाज़ें, उनका अनुभव, सब कुछ आपको अलग-अलग मिलेगा। तो जब इतनी ज़्यादा वैरायटी है पूरी दुनिया में, तो एक सत्य को कैसे सब पे लागू किया जा सकता है? नहीं हो सकता। तो यही बताते हैं कि दुनिया में बहुत वैरायटी है, बहुत विविधता है, अलग-अलग लोगों के कल्चर हैं, अलग-अलग उनकी आवाज़ें हैं, अलग-अलग उनका अनुभव है। इसलिए जो मुख्य कहानी या मुख्य विचार है, वो सब पे लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है? साहित्य अगर आप देखते हो, लिटरेचर भी देखते हो, तो साहित्य में भी आपको यही दिखाई देता है। सिर्फ़ एक बड़ी कहानी पे भरोसा ना करके, नई, छोटे समूह और उनकी आवाज़ों वाली कहानियाँ जो है, उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है? एक बड़ी कहानी को सत्य नहीं मान लेना चाहिए, हर चीज़ को उसमें शामिल करना चाहिए। फिर राजनीति और समाज पे क्या इसका असर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है, इसने परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत थे, यानी जो पहले से चले आ रहे राजनीतिक सिद्धांत थे, जैसे मान लो उदारवाद चल रहा था, मार्क्सवाद चल रहा था, इसको इन्होंने चुनौती दे दी थी। ठीक है, ये सिद्धांत जो है समाज को एक ही नजरिए से देखते थे। लेकिन समाज जो होता है वो बहुत जटिल होता है, बहुत ज्यादा वैरायटी होती है समाज में, इतने सारे लोग हैं, उनकी विचारधारा अलग है, उनका धर्म अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी जाति अलग है, उनका बोलने का तरीका अलग है, उनका खान-पान अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, उनकी सोच अलग है। जब सब कुछ इतना जटिल है समाज में, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी ज़्यादा विविधता है, तो एक सिद्धांत जो है वो सब पर लागू नहीं हो सकता। इस सोच ने क्या करा? इस सोच ने एक आइडेंटिटी यानी एक पहचान दी। जाति, लिंग, वर्ग, संस्कृति, शक्ति संबंधों को बिल्कुल एक एक नई तरह की समझ दी। पहले पुराने तरीके से सब सोचते थे, ट्रेडिशनल वे में सोचते थे। अब एक नया उनको सोचने का नज़रिया मिला, एक नया तरीका मिला। ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं हो था, जो उत्तर आधुनिकतावाद हमको बताता है, ठीक है? लोगों ने नए तरीके से सोचना शुरू करा। नेक्स्ट है शिक्षा, कला और संस्कृति पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो ये सोच जो है, ये उत्तर आधुनिकतावाद की जो सोच है, ये क्या कहती है? ये कहती है कि ज्ञान एक ही स्रोत से नहीं आता, ज्ञान के मल्टीपल स्रोत होते हैं, ठीक है? यानी एक से अधिक स्रोत होते हैं। हर संस्कृति, हर समूह के जो अनुभव होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हर कल्चर में आपको समझना चाहिए, उनके अनुभव को समझना चाहिए, ठीक है? फिर ये कहते हैं कला, साहित्य और वास्तुकला में भी विविधता आनी चाहिए। ये नहीं कि एक पुराना पैटर्न जो है आप उसी में चले आ रहे हो, वैरायटी होनी चाहिए, नई-नई चीज़ें उसमें जोड़नी चाहिए, ठीक है? एक ही ऊँची संस्कृति को श्रेष्ठ कभी भी नहीं माना जाए, ऐसा ये कहते हैं, ठीक है? कोई संस्कृति है, बहुत अच्छी है, तो आप उसको श्रेष्ठ ना मानें। हो सकता है उससे भी बेहतर कोई कल्चर हो, पूरी दुनिया में कोई दूसरा कल्चर उससे भी बेहतर हो सकता है, तो ये कहते हैं। फिर उत्तर आधुनिकतावाद की जो राजनीति में भूमिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इनकी राजनीति में क्या भूमिका है, इसको समझिए। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है, ये पुराने जो राजनीतिक सिद्धांत है, उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, अनुबंधवाद हो गया, इन सभी पर इसने सवाल उठा दिया, ठीक है? सबको इसने कटघरे में खड़ा कर दिया। इन सिद्धांतों की सबसे जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि ये मानते थे कि कोई एक सही तरीका या कोई एक सही वैल्यू या सही मूल्य या एक ही सच जो है वो सब पर लागू हो सकता है, जो कि सब पर लागू नहीं हो सकता, ठीक है? नहीं होता, होता भी नहीं है। मैंने आपको मार्क्सवाद का एग्जांपल दिया था ना पिछली यूनिट में, मैंने आपको बताया था कि मार्क्स ने क्या कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मजदूर जो हैं वो संघर्ष करेंगे और जो पूंजीपति है उनको उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा कहा था ना, पूंजीवादियों को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब मजदूरों ने उनसे हाथ मिला लिया, मजदूरों ने उनकी फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया और मिलकर अर्थव्यवस्था चलने लगी। तो क्या ऐसा हुआ सब जगह? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यही कहते हैं कि एक ही तरीका सब जगह लागू नहीं हो सकता है, ठीक है? लेकिन जो उत्तर आधुनिकतावाद है, ये कहता है कि हर व्यक्ति की अपनी जो पहचान है वो अलग होती है, हर समाज की स्थिति अलग होती है। इसलिए राजनीति को एक जैसे तरीके से हम कभी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है? हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, जो विविधता है, जो तरलता है, उस पे ये जोर देता है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। उदारवाद की इन्होंने आलोचना करी है। उदारवाद के बारे में क्या कहते हैं? तो देखिए, उदारवाद जो है वो सभी मनुष्यों के अधिकारों की बात करता है, और खासकर ये व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है और सबको समान अधिकार दिलाने की बात करता है। ये न्याय और नैतिक नियम के बारे में बताता है, ठीक है? यानी कहता है कि न्याय और नैतिक नियम जो है वो सबके लिए एक जैसे हैं। लेकिन जो उत्तर आधुनिकतावाद है, वो क्या कहता है आपको समझना है। ये कहता है कि इंसानों के जो अनुभव है ना, और उनकी जो पहचान है वो अलग होती है, इसलिए एक नियम जो है वो सब पे नहीं लागू होगा। फिर इसके बाद फूको और लियोतार्द जैसे जो विचारक हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नैतिकता हमेशा संदर्भ पर निर्भर होती है, ठीक है? यानी कॉन्टेक्स्ट पे एक निर्भर होगी, और एक जगह वो सही चीज तो दूसरी जगह गलत भी हो सकती है।
ठीक है, हो सकता है कि जिस चीज को किसी एक देश में अच्छा माना जाता हो, दूसरे कल्चर में, दूसरे देश में उस चीज को बुरा माना जाता हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वैल्यूज जो होती है वो संस्कृति यानी कल्चर से बनते हैं, ठीक है, जो कि सार्वभौमिक नहीं होते, क्योंकि सार्वभौमिक हो कैसे सकते हैं, सोचो, इंडिया का कल्चर अलग है, अफ्रीका का कल्चर आपको अलग मिलेगा, अमेरिका जाओगे वहां का कल्चर अलग मिलेगा, तो सब जगह वैल्यूज और कल्चर वगैरह ये सब चीजें अलग होती हैं। तो जब सारी चीजें अलग है तो सार्वभौमिक कैसे हो सकता है, एक ही कल्चर को, एक ही चीज को दुनिया में लागू कैसे किया जा सकता है, ठीक है। फिर मार्क्सवाद की भी इन्होंने आलोचना करी, यानी इन्होंने उदारवाद को तो आलोचना कर दी, इन्होंने मार्क्सवाद को भी अच्छा नहीं माना है, ठीक है। मार्क्सवाद का मुख्य विचार क्या है कि समाज में संघर्ष जो है वो वर्ग यानी जो क्लास है, जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है, उनके बीच में होता है। इतिहास जो है आर्थिक कारणों से आगे बढ़ता है। लेकिन उत्तराधुनिकतावाद जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि समाज में केवल वर्ग नहीं है, यहाँ पे जाति में भी बटा हुआ है समाज, लिंग के आधार पे बटा हुआ है, नस्ल के आधार पे बटा हुआ है, भाषा और यौनिकता के आधार पे, ठीक है, इन सब चीजों के आधार पे बटा हुआ है समाज, केवल वर्ग के हिसाब से थोड़ी बटा है। तो इन सभी पहचान जो भी है, इन सभी पहचान ने भी राजनीति को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित करा है, ठीक है। तो ये पहचान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मार्क्सवाद उन्हें नजरअंदाज कर देता था। उत्तर आधुनिकतावाद विचारक जो है वो कहते हैं कि सत्ता के कई रूप होते हैं, व्यक्ति पर सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक दबाव भी तो होता है कि भाई समाज क्या कहेगा, ठीक है, हमारी हमारी परंपरा में तो ऐसा नहीं होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई विवाह करना चाहता है, ठीक है, अगर कोई लड़का किसी अन्य धर्म की लड़की से या अन्य जाति की लड़की से शादी करना चाहे, तो क्या कहते हैं घर वाले, घर वाले ये कहते हैं ना कि भाई समाज क्या कहेगा, हमारा हमारे हमारे रीति रिवाज अलग हैं, उसके अलग हैं, ठीक है, इस तरीके की बातें होती है। तो यही बता रहा है उत्तर आधुनिकतावाद की केवल वर्ग नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे ये निर्भर करता है, ठीक है। केवल आर्थिक नजरिए से मत देखो, सामाजिक सांस्कृतिक दबाव भी तो होता है मनुष्य पे, इस पे ये चर्चा करते हैं। अनुबंधवाद की भी इन्होंने आलोचना करी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, जो कि मैंने इससे पहले वाली यूनिट में आपको डिटेल में समझाया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने समाज को एक अनुबंध के आधार पे देखा था, ठीक है, जिसमें लोगों ने मिलकर अपना कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, यानी लोगों ने मिलकर कुछ नियम बना लिए थे और उन नियमों को पालन किया जाता था। तो ये अनुबंधवाद में था, इसकी भी आलोचना कर दी उत्तर आधुनिकतावाद ने। कैसे करी, इन्होंने कहा कि समाज में कोई एक बुनियादी कहानी नहीं होती है, सामाजिक मानदंड जो होते हैं वो अलग अलग समुदाय के द्वारा बनते हैं। तो किसी एक नियम से समाज को नहीं समझा जा सकता, और जो रूल्स बना दिए जाते हैं उस रूल से भी पूरा समाज नहीं चल सकता है, ठीक है। तो इन्होंने अलग तरीके से उसको देखा है, इनका नजरिया बिल्कुल अलग है। अब ये पहचान पर जोर देते हैं, ये कहते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग है उत्तर आधुनिकतावाद, वो कहता है कि पहचान जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहचान स्थिर नहीं रहती है, यानी फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। पहचान जो होती है वो बदलती रहती है, उसमें बदलाव आता रहता है समाज में, समाज भी बदलता रहता है, समाज का व्यवहार बदलता रहता है, लोगों की विचारधाराएं बदलती रहती है, ठीक है। तो ये बताते हैं, ये कहते हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं कि हमारी जाति, लिंग, भाषा, वर्ग, संस्कृति, ये सब हमारी पहचान बनाते हैं, ठीक है। हमारी पहचान इन्हीं चीजों से होती है कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारी जाति क्या है, हमारी भाषा क्या है, और ये पहचान जो है जीवन के अनुभवों से बदल भी सकती है, ठीक है। किम्बरले क्रेंशे, इन्होंने जो ये इंटर सेक्शनलिटी के बारे में बताती है, ये कहते हैं कि लोग जो होते हैं वो कई पहचान एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, इन पहचानों के आधार पर उनसे भेदभाव होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका कोई कल्चर था, अब वो चला गया मान लो अमेरिका में रहने, अब अमेरिका में वो 20 साल रह के आया, तो जाहिर सी बात है उसकी उसकी संस्कृति में बदलाव आया होगा, उसने अमेरिका में जो देखा होगा, सीखा होगा, उसके रहन सहन, उसकी बोलचाल में बदलाव आएगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारी पहचान होती है उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक असमानताएं सिर्फ एक नहीं होती हैं, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो क्या कहता है, उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि गरीबी या शोषण की वजह सिर्फ आर्थिक नहीं है। आप ये मत सोचना कि आर्थिक जो कारण है उसी की वजह से लोग गरीब हैं या शोषण हो रहा है, बल्कि उनका शोषण जाति के आधार पे भी होता है, लिंग के आधार पे भी होता है, नस्ल के आधार पे भी होता है, वर्ग के आधार पे भी होता है, हर कारण जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे मान लो समाज में कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो गरीब के साथ भेदभाव हो सकता है। तो केवल आर्थिक आधार पे भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पे भी तो समाज में भेदभाव होता है ना, लिंग के आधार पे यानी जेंडर के आधार पे भी पुरुष महिला के बीच में भेदभाव किया जाता है, नस्ल के आधार पे भी भेदभाव किया जाता है। तो यही सारी चीजें जो हैं ये भेदभाव का कारण बनती है। इसलिए हमें राजनीति को इन सभी पहचानों के आधार पे समझना चाहिए, ठीक है। तो ये मार्क्सवाद की सीधी सीधा आलोचना कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि परंपरागत पहचान श्रेणियों की चुनौती।
जो पहले से ट्रेडिशन चला आ रहा था, जो पहले से जो श्रेणियां थी उसकी चुनौती को समझते हैं। यानी जो पुरानी सोच थी, पुरानी सोच क्या कहती थी, वो कहती थी कि महिला की पहचान स्थिर है, पुरुष की पहचान स्थिर है, जाति वर्ग समुदाय इन सब की पहचान जो है स्थिर है, पहले ये माना जाता था पुरानी सोच में। लेकिन जब उत्तर आधुनिकतावाद यानी कि एक नई सोच आती है सामने, तब पहचान जो होती है वो समाज द्वारा बार बार किए जाने वाले व्यवहारों से बनती है। ये बताता है कि जो हमारी पहचान बनती है वो समाज के व्यवहार से बनती है, ठीक है, ये जन्म से तय नहीं होती। एग्जाम्पल है आपके सामने, ये जूडिथ बटलर जो है, इनका एक सिद्धांत था जेंडर पे। इन्होंने लिंग एक प्रदर्शन है, कोई जन्मजात पहचान नहीं है, ठीक है, जन्मजात पहचान के रूप में ये लिंग को नहीं देखते हैं, बल्कि एक प्रदर्शन है, समाज में आके भेदभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर ने थोड़ी हमको भेदभाव करके बनाया है, उन्होंने तो सबको एक जैसा ही बनाया है, लेकिन समाज फिर आके भेदभाव करता है, समाज जातियों में बांट देता है, समाज लिंग के आधार पे उसको अलग नजरिए से देखता है, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे बताई जाती है। फिर वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद, यानी वैश्वीकरण के दौर में अगर हम देखें तो उत्तर आधुनिकतावाद क्या है इसको समझेंगे, और वैश्वीकरण क्या है इसको देखते हैं। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या है, आज दुनिया आपस में जुड़ रही है, ठीक है, आज इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया कनेक्ट है, आज आवागमन के साधन हैं, आप एरोप्लेन से जा सकते हो, ये समुद्री जहाज़ों से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, सब कुछ आज इतना आसान हो गया है। अब लोग हो गए, वस्तु हो गए, विचार हो गए, कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई संस्कृति हो गई, ये तेजी से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। आज अगर हम वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे हैं, हम टाई लगाने लगे हैं, कोट पैंट पहनने लगे हैं, ठीक है, सूट पहनने लगे हैं, तो वो वेस्टर्न चीज़ों को हमने अपना लिया है। तो ये बहुत तेजी से हो रहा है। ये क्यों हो पा रहा है, वैश्वीकरण के कारण हो पा रहा है, ठीक है। इससे सीमाएं जो हैं, बॉर्डर जो है, सीमाएं मतलब बॉर्डर है, ये कमजोर होते हैं और देशों के बीच में आदान प्रदान बढ़ता है। उत्तर आधुनिकतावाद इसको कैसे देखता है ये समझते हैं। तो उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक पहचान जो है और लोगों के जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण अगर हम देखें तो हमारी एक नई पहचान बनती जा रही है, ठीक है, एक पहचान हमारी बदलती जा रही है और घुलती मिलती या मिश्रित होती जा रही है। अब पहले इंडियन जो थे, आपने आज से 50-60 साल पहले देखोगे, जो हमारे दादा वगैरह होते थे, उनका पहनावा, अब देखो वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनका रहन-सहन देखो, वो कैसे अपनी लाइफ बिताते थे, उनका खान-पान देखो। आज के समय में वो चीज़ें नहीं हैं। क्यों? वैश्वीकरण के दौर में हम जी रहे हैं, हम नई-नई चीज़ों को सीख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज हैं, वो उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ होगा। आज वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यही बताया जा रहा है कि पहचान बहुत तेज़ी से वैश्वीकरण के कारण बदल रही है और हम आपस में घुल-मिल रहे हैं, ठीक है? हमारा कल्चर कोई दूसरा अपना रहा है, हम किसी दूसरे का कल्चर अपना रहे हैं, तो आपस में घुल-मिल रहे हैं। ये खास तौर पर 2 बातों पे ध्यान देता है। सबसे पहला तो है सांस्कृतिक पहचान पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। दूसरा, सांस्कृतिक गतिविधि जो होती है उसमें वैश्विक वैश्विक और स्थानीय का मिलना, ठीक है। अगर हम देखें, कल्चरल जो हमारी एक्टिविटी होती है उसमें हमारी खुद का कल्चर तो है ही, लेकिन बाहर की चीज़ों को भी हम अपनाने लगे हैं, तो हमारा कल्चर आपस में मिल रहा है, ठीक है। फिर वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, ठीक है। प्रभाव सकारात्मक पॉजिटिव देखें तो क्या है, दुनिया जुड़ गई है। आज लोग, विचार, परंपराएं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे हम बाहर का म्यूजिक सुनते हैं, हमारा म्यूजिक कोई दूसरा सुनता होगा। हम आज के समय में ये जो बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन वगैरह ये सब खाने लगे हैं, मोमोज वगैरह, ये इंडिया में नहीं होती थी ये चीज़ें, ठीक है, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। तो ये हमारा खान पान बदल रहा है, हमारा म्यूजिक सुनने की पसंद बदल रही है, हमारा फैशन बदल रहा है। धोती कुर्ता पहना करते थे, साड़ी पहना करते थे, सूट पहना करते थे, ठीक है, यही होता था हमारे यहाँ पे। लेकिन आज के समय में जीन्स का चलन चल रहा है, टॉप वगैरह हो गया और ऐसे ऐसे कपड़े हो गए, आप क्या ही आप अच्छे से जानते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फैशन या कला या भाषा, हर चीज में आप देखोगे बदलाव आ रहा है, ठीक है। फिर नई मिली जुली संस्कृति बन रही है, जैसे कि भारतीय चीनी फूड आप देखते हो, जिसको फ्यूजन खाना कहा जाता है। वैश्विक फैशन, दुनिया भर की चीज़ों को एक फैशन के रूप में अपनाया जा रहा है, ठीक है। अब हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन सब कुछ बदल रहा है। हम इंटरनेशनल लिटरेचर को पढ़ने लगे हैं, बाहर के नॉवेल्स को पढ़ने लगे हैं, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिश्रित पहचान बनाने के अवसर मिल रहे हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए आप इंडिया में बैठ के किसी बाहर के व्यक्ति से जुड़ सकते हो, उसको अपना दोस्त बना सकते हो, ठीक है। ये सब पॉसिबल हो पाया है। उत्तर आधुनिकतावादी नज़र से क्या समस्याएं हैं। तो उत्तर आधुनिकतावाद वैश्वीकरण की कुछ कमियों को दिखाता है, जैसे कि सांस्कृतिक असमानता, ठीक है। वैश्वीकरण के इसने सकारात्मक तो बता दिया, लेकिन वैश्वीकरण की कुछ कमी भी बता रहा है, यानी कि वैश्वीकरण के हमको नकारात्मक पॉइंट भी देखने हैं, ठीक है। तो क्या नेगेटिव पॉइंट है इसका, तो सांस्कृतिक असमानता। तो वैश्वीकरण क्या है, कभी कभी शक्तिशाली देशों की जो संस्कृति होती है, ठीक है, कमजोर देशों पे वो हावी होने लग जाती है। जैसे पश्चिमी देश जो है,
यूरोप के देश मान लीजिए, आप डेवलप कंट्रीज जो हैं, आप अमेरिका जैसे देशों की संस्कृति को देख लीजिए, तो ये ताकतवर देश है, इनका जो कल्चर है ना तेजी से हमारे यहाँ पे फैल रहा है। हमारे यहाँ पे आप देखो, ये जो मॉल वाला सिस्टम आ गया है, ये हमारे यहाँ पे नहीं होता था, ये बाहर से आया है। मल्टीनेशनल कंपनियों वाला सिस्टम हमारे यहाँ पे बाहर से आया है। हमारा जो पहनावा बदल गया है वो सब बाहर से आया है। हमारा रहन सहन या जो हम मॉडर्न दिखाना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग तरीके से रहना चाहते हैं, अपने कल्चर को भूल रहे हैं, तो ये सब मॉडर्न जो सिस्टम आ रहा है ये सब बाहर से आया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किसी की संस्कृति को खत्म कर देता है। फिर स्थानीय संस्कृतियों को खतरा है, जो लोकल जो संस्कृतियां होती है, कल्चर होता है, उससे इनको खतरा हो जाता है, क्योंकि आज के समय में फास्ट फूड इंडस्ट्री देख रहे हो कितनी तेजी से ग्रो हो रही है। हॉलीवुड संस्कृति फैल रही है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जो है वो आ रहे हैं, तो उसकी वजह से स्थानीय जो परंपरा थी, स्थानीय मूल्य जो थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। फिर स्कैप्स का विचार, ठीक है, ये क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि मीडिया, विचारधाराएं, लोग, तकनीक, अर्थव्यवस्था, ये सभी मिलकर दुनिया में शक्ति का अंतर जो है बढ़ा रहे हैं बहुत तेजी से। उत्तर आधुनिकतावाद की मुख्य बात क्या है ये समझिए। उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि हमें वैश्वीकरण के कारण पहले से ज्यादा सावधान होकर अपनी जो स्थानीय पहचान है, अपना जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति, अपनी जो विविधता है उसकी रक्षा करनी चाहिए, वरना हमारा जो कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सांस्कृतिक मिश्रण की बात करते हैं, यानी वैश्वीकरण से क्या है, संस्कृतियां जो है एक दूसरे से मिलती हैं और उसके अच्छे बुरे परिणाम होते हैं। अच्छे परिणाम क्या होते हैं, हमें नई नई पहचान मिलने लग जाती है, नया नया भोजन, नए नए व्यंजन, नया नया फैशन, नई कला विकसित होने लग जाती है, ठीक है। लोगों के कई अनुभव होते हैं जिसको हम अपनाने लग जाते हैं, ये तो चलो अच्छा है। लेकिन बुरा क्या है, बुरा ये है कि संस्कृति हमारी कमजोर हो रही है, हमारा खुद का कल्चर खत्म हो रहा है, हमारा खुद का पहनावा, खुद का जो फूड था वो खत्म होता जा रहा है, हम बाहर की चीजों को खाने लगे हैं, बाहर की चीजों को अपनाने लगे हैं, ठीक है। स्थानीय मूल्यों में कमी आ रही है, वैश्विक बाजार के कारण संस्कृति, व्यापार, ये सारी चीजें बन जाता है, ठीक है। कल्चर जो है एक व्यापार बन गया। आप देखते हो आज के समय में सोशल मीडिया में ये जो नंगपना होता है, या आप रील देखते हो कितनी गाली गलौज और ये दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, हमारे यहाँ पे नहीं होती थी ऐसी चीजें, ये बाहर से आई हैं चीजें और बाहर की चीजों को अपना रहे हैं हम, और उनके जैसा बनना चाह रहे हैं, और आप समझ ही रहे हो क्या क्या हो रहा है, ये सब वैश्वीकरण के बुरे प्रभाव हैं। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकतावाद के की अंतिम राय, यानी ये जो विचारधारा है ये मानती है कि वैश्वीकरण के कारण पहचान जो है वो स्थिर नहीं रहती, बल्कि क्या है, बदलती रहती है। वैश्वीकरण असमानताएं बढ़ा सकता है, सांस्कृतिक विविधता जो है उसको सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्चर को खत्म कर देगा ये। हमें ये भी देखना होगा कि किस संस्कृति की आवाज जो है दब रही है, कहाँ कौन से कल्चर को दबाया जा रहा है, कौन सी पहचान जो है वो मजबूत हो रही है, कौन सी खत्म हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। उत्तर आधुनिकतावाद जो है, इसके बारे में हमने अभी तक डिटेल में पढ़ा है, इसकी कुछ आलोचनाएं भी देख लो, क्रिटिसिज्म भी देख लो। क्या ये बिल्कुल अच्छी विचारधारा है, तो कोई भी एक विचारधारा अपने आप में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उत्तर आधुनिकतावाद में भी कुछ कमियां हैं। तो देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद जो है खुद दूसरे सिद्धांतों की आलोचना तो करता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो क्या क्या कमियां हैं, तो इसको देखते हैं। ये अपना एक स्पष्ट तय सिद्धांत नहीं बना पाता, यानी उत्तर आधुनिकतावाद हमेशा कहता है कि एक ही सोच, एक ही सच नहीं होता, हर चीज कई तरीके से समझी जा सकती है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि अगर हर चीज कई तरीके से समझी जा सकती है, तो फिर उत्तर आधुनिकतावाद खुद किस सोच पे खड़ा है, किस सच पे ये खड़ा है, ठीक है, ये किस चीज को सच मानेगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका कोई खुद का तो स्थिर आधार ही नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है कि बहुत ज्यादा विविधता दिखाने से कोई एक समाधान नहीं निकलता है। उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि पहचान जो होती है वो बहुत तरह से होती है, उसमें बहुत बदलाव होता है, सबकी सोच अलग होती है, सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि अगर सब कुछ अलग है, तो समाज जो है बड़े सवालों को हल कैसे करेगा, भाई बताओ कौन सा तरीका है जिससे हल किया जा सकता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यानी इसकी कमियां निकल सामने आ जाती है। तीसरा पॉइंट आप देखिए बच्चे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि व्यापक उपयोग, यानी व्यापक उपयोग में क्या समस्या है। तो देखिए, उत्तर आधुनिक जो बातें हैं, इसको वास्तविक राजनीति या रोजमर्रा की जो समस्या है उसमें उपयोग करना मुश्किल है। अगर आप जो बाकी सिद्धांत हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, लेकिन इससे एग्जैक्ट हमको तरीका ही नहीं पता लग पाता कि ये कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इसके विचार जो है इतने खुले और इतने विविध हैं कि इन्हें एक नीति में बदल पाना ही कठिन हो जाता है, ये इसकी कमी है। फोर्थ पॉइंट है सापेक्षवाद, ठीक है।
तो इसको रिलेट करने में थोड़ी समस्या आती है। तो देखिए क्या होता है, इसमें कोई भी सच पूरी तरीके से सच नहीं होता, पूरी तरीके से सही नहीं होता। तो सब कुछ जो कॉन्टेक्स्ट है वो उस पर निर्भर करता है कि कौन सी चीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो इससे समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि अगर कोई सच ही नहीं है तो गलत चीज़ें जो है, जैसे अन्याय हो रहा है समाज में, असमानता हो रही है, इसका विरोध कैसे करोगे भाई। मान लो अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो वो जो उत्तर आधुनिकतावादी है कोई व्यक्ति, वो तो उसे कह देगा कि ये सब कुछ गलत नहीं है, इसमें तो कुछ चीजें अच्छी भी हो सकती है। मतलब पजल करने वाली चीजें हैं। तो ये अन्याय को गलत कहने के लिए कोई आधार ही नहीं है इनके पास। तो ये है। नेक्स्ट है अन्य दृष्टिकोणों से बाहरी आलोचना, यानी अन्य दृष्टिकोण जो है उन्होंने भी आलोचना करी है, तो उसको देखते हैं। तो यथार्थवाद जो रियलिज्म है और जो सकारात्मकवाद पॉजिटिविज्म है, इसकी आलोचना, यानी ये कहते हैं कि दुनिया का एक वास्तविक वस्तुनिष्ठ सच होता है जो दुनिया में लागू हो सकता है। उत्तर आधुनिकतावाद जो है हर चीज को संदेह की नजरों से देखता है। ये वास्तविकता को धुंधला कर देता है, जो रियलिटी है उसको धुंधला कर देता है, क्योंकि हर चीज को शक की नजरों से देख रहा है। तो इनका कहना है कि अगर सब कुछ संदिग्ध है, ठीक है, तो विज्ञान शोध नीतियां ये कैसे बनेगी, कैसे इसको आप मान सकते हो। अगर सब कुछ आप हर चीज पे शक करोगे तो कैसे आप किसी चीज को सही मानोगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर नारीवाद जो है इसकी भी आलोचना। नारीवादी कहते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद पहचान को बहुत जटिल कर देता है, इसलिए असल समस्याएं जो है, जैसे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उनको समाज में असमानता का सामना करना पड़ रहा है, तो ये चीजें भी धुंधली हो जाती है। ठीक है, तो नारीवादी जो है वो भी इसकी आलोचना करते हैं। नारीवाद को जरूरत होती है स्पष्ट सच की, ताकि अन्याय के खिलाफ वो लड़ सके। और उत्तर आधुनिकतावाद जो है बार बार पहचान बदलने की बात करता है, जिससे समस्या पे ध्यान कम जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर सामुदायिकतावाद जो है वो भी इसकी आलोचना करता है। वो क्या कहता है, कहता है कि समाज, परंपराएं, नैतिक मूल्य ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो इन सब चीजों को बहुत कम महत्व देता है। इससे समाज में एकता जो है कहीं ना कहीं कमजोर होती है। ठीक है, ये इसलिए इसको अच्छी विचारधारा नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है न्याय और नीति निर्माण की आलोचना। सरकार चलाने, कानून बनाने में जरूरत होती है। ठीक है, सरकार चलाने में और कानून बनाने में न्याय और नीति निर्माण वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसके लिए स्पष्ट सिद्धांत चाहिए होंगे, कुछ रूल्स चाहिए होंगे जो फिक्स रूल्स हों, निश्चित सच चाहिए होगा। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो तो कोई एक सच को तय नहीं करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से पॉलिसी नहीं बन सकती है, नीति बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई उत्तर आधुनिकतावाद को मानेगा ना तो वो पॉलिसी ही नहीं बना पाएगा, क्योंकि हर चीज को वो शक की संदेह की नजरों से देखेगा। तो ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये यूनिट खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़े से आपको टॉपिक ना अजीब लगते होंगे कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ऐसा तो हमने 11वीं 12वीं में कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये ऑनर्स आपने लिया है ना, इसमें आपको ऐसे ही टॉपिक में परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी विचारधाराएं हैं उसमें, अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाती है। तो आपको मुश्किल लग सकता है पर ये इतना मुश्किल है नहीं। 2 बार 3 बार वीडियो को देख लो, अच्छे तरीके से सीरियस होकर देख लो, आपको ये चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।